ये एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। लगभग सारी बातें आपको पता है, इस थ्योरी के अंदर आपको कोई भी नई चीज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। बस हाँ, एक चीज नई बताऊंगा कि इसमें इसको डिस्कवर किसने किया, एक अलग बात है, और दूसरा इसके 3 मेन स्टेप हैं। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल। पीटर मिशेल बराक ओबामा की बीवी थी, मिशेल ओबामा। पीटर मुझे उसका नाम बता। इधर देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर है। अब इस बड़े से क्लोरोप्लास्ट में केवल एक थैलेकॉइड बनाई जा रही है आपके सामने, एक ही थैलेकॉइड बना रहा हूं, बाकी जो एक के अंदर मैकेनिज्म होगा वो सारी थैलेकॉइड्स में होगा, एक ही बना रहा हूं। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा स्पेस होता है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रोमा। तो ये हो गया आपका स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा। कल आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में सबसे पहले गौरांश यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम लगा होगा बेटा, यहाँ पे फोटो सिस्टम कौन सा होगा, आंखें मत मत कर शत्रुमुर्ख की तरह, जल्दी बता। अरे कॉपी में देख के बताने के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं तुझसे। क्यों भूल गया, तेरे को याद होना चाहिए था ना। नक्कार कहीं का, कौन सा होता है भाई फोटो सिस्टम पहला है, PS2। PS2 ना, रोया वोया नहीं है, एक्टिंग करता है ये। PS2 क्या है, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड। और इसके बीच में क्या होगा सीक्वेंस, सबसे पहले इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, पियोफाइटिन। सबसे पहले पियोफाइटिन, पियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम। अब देखो कैसे नाम निकल रहे जल्दी जल्दी, PC, और उसके बाद में फोटोसिस्टम, और उसके बाद में होगा FD। यही है, वेरी गुड। अब तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे तेरे, बहुत तेज मार दिया, अभी तो मारा नहीं है। इधर देखिए, ये फोटो सिस्टम सेकंड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वाटर की स्प्लिटिंग इसमें होगी या इसमें होगी, PS2 में होगी पक्का। अच्छा, PS2 क्यों दीदी दीदी ही क्यों कर रही है तू, एक रहबट में चश्मा और तू दोनों अलग अलग हो जाओगे अगर मक्कारी करी तो। ये अंदर वाला स्पेस क्या कहलाएगा इसका, ल्यूमन। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा वाटर की फोटोलाइसिस होना, सबसे पहला स्टेप लिख दे रहा हूं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर को मैंने फोटोलाइज कर दिया या स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद में ये सारी चीजें यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, टुवर्ड ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। कहाँ पे हुआ है, थाइलेकॉइड के ल्यूमन में की तरफ ये वाटर स्प्लिट हो गया, हो गया जी। अब यहां से ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ये पियोफाइटिन, हाँ। फिर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे, कल बताया था आपको ये बात, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे जिनसे ये पास होता चला जा रहा था जी। जी बेटा, हाँ, पहले PC से PS1 पे पहुंचेगा और उसके बाद FD के पास जाएगा, FD के बाद यहाँ पे स्ट्रोमा की तरफ, किस तरफ, स्ट्रोमा की साइड में। हाँ, पैराडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा NADP, इसके पास जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे बन जाएगा NADPH, यही बनेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप है जिन्हें सिक्वेंशली हमें समझना है। सबसे पहला स्टेप तो हो गया वाटर की फोटोलाइसिस टुवर्ड द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, ठीक है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे थे, तो दूसरा काम क्या किया गया था, इस स्ट्रोमा से, ये जो बाहर वाला स्पेस था इसे क्या कहा था मैंने, स्ट्रोमा लिखा हुआ है, ये बाहर वाला पूरा स्ट्रोमा है। इस स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को अंदर की तरफ पंप किया जा रहा था,
स्ट्रोमा से क्या किया जा रहा था, प्रोटॉन्स को अंदर पंप किया जा रहा था। तो दूसरा काम यहाँ पे या दूसरा स्टेप होगा ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेकॉइड ल्यूमन, थाइलेकॉइड ल्यूमन। और थाइलेकॉइड ल्यूमन में ये प्रोटॉन्स अंदर इकट्ठे हो रहे थे, तो ये क्या जनरेट करवा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे प्रोटॉन्स को इस तरीके से लिखता चला जा रहा हूं, इन सारे प्रोटॉन्स को यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूं, और इनका मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट करवा दिया, एक ग्रेडियंट तैयार कर दिया। ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे इनका हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया और बाहर स्ट्रोमा में लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। क्लियर है मेरी बात सभी को? अच्छा, जब इन प्रोटॉन्स को यहाँ पे पंप किया जा रहा था तो उसमें एनर्जी कहाँ से यूज हो रही थी, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये प्रोटॉन अंदर पंप किए गए हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसने क्या किया है, बाहर की अंदर की तरफ एक ग्रेडियंट तैयार कर दिया, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, ये ग्रेडियंट कब टूटेगा, तो इस ग्रेडियंट को तोड़ने पे एनर्जी रिलीज होगी। और ग्रेडियंट कौन तोड़ेगा, यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल लगा हुआ था, याद है आपको? तो यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ लगा हुआ है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, उसे F0 कहेंगे, और जो बाहर लगा हुआ है नीचे की तरफ, वो F1 हो गया। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम होगा, एटीपी सिंथेटेज या एटीपीएज, इसे मैं नाम दे रहा हूं एटीपी सिंथेटेज या एटीपीएज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ये सारे प्रोटॉन ग्रेडियंट था ना, यहाँ पे हायर ग्रेडियंट था या हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह लीजिए। तो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये ग्रेडियंट टूटेगा। और ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन होगा तो ये जब प्रोटॉन यहाँ से बाहर आएंगे तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करते हुए एटीपी की सिंथेसिस करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे पहला स्टेप तो हुआ था वाटर की फोटोलाइसिस, दूसरा स्टेप हुआ है प्रोटॉन को स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड ल्यूमन में पंप करना, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ है, एक ग्रेडियंट बन गया, जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट नाम दे दिया, या उस फोर्स को जो प्रोटॉन्स की यहाँ पे इकट्ठी हुई है, इसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स कह दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या होगा, मतलब जहां पे प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पीएच घटेगा, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये बात भी आपके एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे है जो थाइलेकॉइड से बाहर स्ट्रोमा की तरफ होगा, और वो स्ट्रोमा की तरफ होने वाला रिएक्शन कौन सा है, NADP रिडक्टेज की मदद से होने वाला रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को इधर कि थर्ड रिएक्शन हो गया यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे रिएक्शन हो गया ये ये तीन स्टेप थे। और ये कैसे हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन पास होते हुए इस NADP, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम होगा, मैंने बताया था यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं इनका सीक्वेंस ऐसे है, सबसे कम रेडॉक्स पोटेंशियल, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है, NADP का। तो NADP ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी, रेडॉक्स पोटेंशियल किसी भी केमिकल का या सब्सटेंस का वो ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन को रेडली एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस करे, मैंने कल डेफिनेशन बताई थी। तो NADP का रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा था, इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से गेन किया और किसकी सिंथेसिस करवा दी, NADPH की। यही तीन स्टेप कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहलाते हैं, यही तीन स्टेप कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहला रहे हैं। इसके अलावा कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एक नाम याद रखना पीटर मिशेल का, दूसरे तीन स्टेप याद रखने और ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम में देखो, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर बताया नहीं गया, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है या कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो क्या बताई हुई है और वहां पे क्या थ्योरी दी हुई है, इनके बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आए या बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर बने तो आप इन डायग्राम्स को आसानी से बना सकते हो। बहुत आसान डायग्राम है, सबसे आसान डायग्राम है ये दोनों।
वो जो मैंने आपको लिखवाए वो इस हिसाब से लिखवाए हैं जो नीट के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस हिसाब से वो डायग्राम जो मैंने कल बनवाए। अब ये रहा कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का लेटेस्ट डायग्राम जो नई एनसीईआरटी का दिया हुआ है। अब इसे देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये एक थाइलेकोइड बनाया इन्होंने। मैंने क्या किया था, पहले क्लोरोप्लास्ट बनाया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलेकोइड बना दिया था। अच्छा, वो किस समझाने के लिए, स्ट्रोमा को समझाने के लिए, क्योंकि बाहर की तरफ इन्होंने लिखा हुआ ना स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को अंदर पंप करना है। तो देखो सीक्वेंस कैसे दिया हुआ है, तो सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फोटोस्टॉम सेकंड दिया हुआ है, P680 दे दिया, लाइट गिरी, लाइट गिरने से वाटर को स्प्लिट कर दिया, कहां पे, ल्यूमन की साइड में, अंदर की तरफ, ये जो अंदर जगह है इसे ल्यूमन कह रहे हैं। वाटर स्प्लिट होने के बाद में ये सारी चीजें रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन चले गए, किसके पास गए, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन दे रखा है, पियोफाइटिन भी नहीं दिया हुआ, सीधा PQ दे दिया। ठीक है, अब इस PQ से इसकी देखो ये दो लेख रखी है, PQ और PQS2। तो PQ ने जब इसको गेन किया था, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसमें H फॉर्म लगा देते हैं, और ये देखो इन दोनों के बीच में ही चलता रहेगा। मतलब कैसे, जैसे PQ था, प्लास्टोक्विनोन था, तो यहां से इसने जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो रिड्यूस होते हुए PQH2 बन गया, और जब PQH2 बना फिर इसने जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस बाहर दे दिया अगले वाले कैरियर को, ये वापस उसी फॉर्म में आ गया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, PQ PQH2। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा दिया इन्होंने, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इन्होंने क्या करते हुए दिखाया है, देखो प्रोटॉन को अंदर आते हुए दिखाया है, और फिर इससे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखो, प्रोटॉन को हरी लाइन से दिखाया है, और ये प्रोटॉन जो यहाँ से आया था वाटर की स्प्लिटिंग से, वो प्रोटॉन भी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से अंदर की तरफ क्या हो गया, देखो लिखा हुआ ना हाई H+, मतलब प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स या एक ग्रेडियंट तैयार हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ब्लैक लाइन से जो आ रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी दिखा रही है। ये किसकी जर्नी है, इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन हरी लाइन से, इलेक्ट्रॉन ब्लैक लाइन से, और ये देखें किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पास किसका आ गया, फोटोस्टॉम 1। फोटोस्टॉम 1 के बाद में वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, देखो FD और FNR कॉम्प्लेक्स, फिर FD पैराडॉक्सिन, और पैराडॉक्सिन के बाद में FNR लिखा हुआ, पैराडॉक्सिन रिडक्टेज। हाँ जी, और यहाँ पे ये NADP ने इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके NADPH, अच्छा ये इसमें जो स्ट्रोमा में कुछ प्रोटॉन्स थे उनको भी यूज किया गया, तब जाके ये NADPH में कन्वर्ट हो गया। ये तो कहानी एक थी, इसमें पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, और प्रोटॉन की पंपिंग हुई है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या हुआ, अच्छा हाँ मैंने उसमें एक हल्की सी मिस्टेक ये करी है कि दूसरे स्टेप में ही जो प्रोटॉन्स को अंदर भेजा गया उससे ग्रेडियंट तैयार करवा दिया, वो दूसरे स्टेप का ही पार्ट है, उसी में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया इन्होंने। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट होने से यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनी है, या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। बन जाने से ये प्रोटॉन कैसे ग्रेडियंट टूटा, इस F0 F1 पार्टिकल के थ्रू। F0 क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन, आपकी क्लास में उसमें किताब में लिखा हुआ ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। ट्रांस मेम्ब्रेन क्या, जो मेम्ब्रेन के बीच में धसा हुआ हो, वो ट्रांस मेम्ब्रेन। और ये जो F1 है ये बाहर की तरफ है। F1 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ATP सिंथेटेज या ATPase। इससे क्या हुआ, ये प्रोटॉन बाहर निकला तो देखो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP बन जाएंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को। तो ATP की सिंथेसिस दूसरे स्टेप तक हो गई, तो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या दिया हुआ है, ये जो NADP ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके NADPH बनाया, और किस तरफ बनाया, टुवर्ड द स्ट्रोमा। थाइलेकोइड लूमेन नहीं, क्योंकि देखो ये कहां पे प्रेजेंट है, ये एंजाइम किस तरफ है, स्ट्रोमा की तरफ है, तो स्ट्रोमा की तरफ तीसरा रिएक्शन हो गया। इन सारे रिएक्शन को कंबाइंडली मिला के हम लोग कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। और कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है, वो कुछ नहीं बताती, वो बताती है कि किस तरीके से ATP और NADPH को हम सिंथेसाइज करवाते हैं, यही कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताती है। This hypothesis explain synthesis of ATP and NADPH in chloroplast inside the thylakoid membrane। क्लियर है मेरी बात सभी को। तो ये कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस थी। अब इसकी थ्योरी क्या दे रखी है, उस थ्योरी को भी देख लेते हैं जी बेटा। हाँ, अभी इनको यूज किया जाएगा, अभी कैसे यूज किया जाएगा वो भी हम शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अभी इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर क्या गिवन पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं।